तो बच्चों आज हम इक्विलिब्रियम की इस क्लास के अंदर इक्विलिब्रियम के कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। कल हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए सबसे बेटर होगा कि अगर आप साथ के साथ अपने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहें। ज़्यादा प्रीवियस ईयर की ज़रूरत नहीं है, कम से कम आप ये मान लें 8 से 12 साल तक के क्वेश्चन, उनको भी साथ के साथ सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जितना आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। हर बुक में क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर भी होते हैं, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो ये बेटर होगा कि अगर आप इस तरह से इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बूस्ट अप रहेगा। अब इक्विलिब्रियम में किस तरह से कुछ बेसिक न्यूमेरिकल को करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको केसी निकालना है या केपी निकालना है। आपके पास 2 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। अब ये डिपेंड करेगा, अगर आपको न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं या मोलैरिटी दी गई है, तो ऑब्वियस है कि पहले आप केसी निकालेंगे, और अगर आपको प्रेशर दिया गया है तो आप केपी को सबसे पहले निकालेंगे। अगर केपी और केसी में से कोई भी एक चीज आ जाएगी, फिर तो आप रिलेशन जानते ही हैं, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, जिससे आप दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये अच्छे से ध्यान रखना है कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेना है, सॉलिड को 1 मान के नेग्लेक्ट कर देना है। प्योर लिक्विड इन एक्सेस की हमें न्यूमेरिकल में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि सॉलिड का एक्टिव मास, ये जो ब्रैकेट दी जाती हैं, ये जो ब्रैकेट यहाँ है या यहाँ है, इन ब्रैकेट का मतलब होता है मोलैरिटी। यानी जब भी आपने इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, हमेशा आपने मोलैरिटी को कंसीडर करना है। लेकिन अगर बाय चांस आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल को कन्वर्ट करेंगे मोलैरिटी में। किस तरह से? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इस तरह से आप उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले ये देखना है कि आप केपी निकालेंगे या केसी निकालेंगे। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल गिवन है या मोलैरिटी गिवन है या प्रेशर गिवन है। अगर नंबर ऑफ मोल गिवन है तो मोलैरिटी में इस फार्मूले से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये बात दिमाग में रख लेनी है कि किसी भी हालत में हो, आपको मोलैरिटी का इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ मोल का इस्तेमाल नहीं करना। आइए कुछ न्यूमेरिकल के जरिए मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ, सीखेगा किस किस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, कहा गया इन ए रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2 एट ए सर्टेन टेम्परेचर। तो सबसे पहले जो रिएक्शन कही जाती है, उस रिएक्शन को लिख लेना चाहिए। H2 एंड I2 दे गिव्स यू HI। हम जानते हैं द अमाउंट ऑफ H2I2 HI at equilibrium is found to be this much mole। यानी आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 है आपके पास 0.45, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 है आपके पास 0.4 मोल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ HI आपके पास है यहाँ पे 3 मोल। ये आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में दिया गया है, मोल्स दिए गए हैं। सबसे पहली बात, हमें मोल्स चाहिए ही नहीं, हमें तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन चाहिए। और मैंने अभी बताया था कि मोलर कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम यहाँ दिया गया है आपके पास 2 लीटर, तो ये है आपका नंबर ऑफ मोल 0.45 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो गई H2 की मोलैरिटी। ऐसे ही I2 की मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल है आपके पास 0.4, वॉल्यूम है 2 लीटर। ऐसे ही HI की मोलैरिटी, और ये हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे हम समझ पाएंगे कि ये हमारे पास मोलैरिटी यहाँ पर दी गई है। क्या निकालना है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल गिवन थे जिनको आपने मोलैरिटी में बदल लिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब केसी आपको निकालना है। और केसी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। यानी HI कोफिशिएंट 2 है, यहाँ हमने पावर में लिखा H2 I2, इस तरह से। बस अब आपने वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है। HI के लिए वैल्यू गिवन है आपको, दिस इज 3/2, क्योंकि स्केयर है तो हमने 3/2 ले लिया। ऐसे ही H2 के लिए वैल्यू गिवन है 0.45 डिवाइड बाय 2, I2 के लिए 0.4 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बाकी की चीजों को अगर आप देख पाएंगे तो केसी इज इक्वल टू 3 इंटू 3, और 45 ऊपर हमने 100 ले दिया, और इंटू 4 ऊपर हमने लिख दिया 10, पॉइंट हटा दिया हमने। और उसके बाद आगे आपको क्या करना है, अब अपना अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका 1 पे गया, ये 5 पे गया, और ये 5 पे गया। वी कैन अंडरस्टैंड
ये आपका 2 पे, 0 पे और ये 5 पे, तो आंसर कितना आया आपका 50। केसी यहाँ पर आ गया 50। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स के लिए आगे बढ़ना होगा। बस ये सिंपलेस्ट टाइप का फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, जहां गिवन है आपको नंबर ऑफ मोल से मोलैरिटी, और मोलैरिटी से आपने फाइंड आउट किया अपना जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सेकंड न्यूमेरिकल पे ध्यान दो। देखिए बच्चों, स्पीड अगर आपको लगता है ज्यादा है तो आप अपनी यूट्यूब की स्पीड को आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में फॉर द रिएक्शन, अब यहाँ वही रिएक्शन है लेकिन रिवर्स दी गई है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HI इज 8 मोलर, इक्विलिब्रियम 20% HI डिसोसिएट हुआ है, और आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है तो ऑब्वियस है हमें केसी निकालना है। पहले आप रिएक्शन को लिख लीजिए, ट्वाइस HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2 दिया गया है। फिर आपसे कहा गया इनिशियल, यानी जब रिएक्शन नहीं हुई, HI की कंसंट्रेशन है 8 मोलर इनकी 0 फिर कहा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ और इक्विलिब्रियम पे 20% HI का डिसोसिएशन हुआ। 20% का, अब 8 का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 20% मतलब 100 में से है 20, तो 8 में से कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 8 में से 1.6 मोलर डिसोसिएट होगा। यहाँ से 20%, 8 का 20% आपके पास आ गया, तो 1.6 ये हो गया। तो ये बचा कितना आपके पास? दिस विल बी, आपके पास कितना बचता है? 6.4 मोलर ये HI बचेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें से 1.6 मोलर टूटा है तो वो H2 और I2 के अंदर बदलेगा। अब रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन कहती है अगर 2 मोल HI का रिएक्ट करता है तो 1 मोल H2 और 1 मोल I2 बनता है। गौर से इस पॉइंट में, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अगर ये 2 मोल टूटता है तो ये 1 मोल बनता है, ये भी 1 मोल बनता है, और यानी कि H2 और I2 HI के कंपैरिजन में हाफ बनता है। अगर ये 1.6 मोलर टूटा है तो इसका हाफ 0.8 मोलर, 0.8 मोलर, ये दोनों हमारे पास फॉर्म होंगे। इस तरह से इनिशियल को लिखा, 20% निकाल लिया। अब ये रिएक्शन से देख लिया, 2 से 1 मिलता है, 1 मिलता है, तो ये 0.8 क्योंकि 1.6 टूटा है। बस फिर एक्सप्रेशन है Kc इज इक्वल टू H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई HI पावर 2, और इस तरह से H2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे गिवन है, I2 की गिवन है, HI की गिवन है, और यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद दिस विल बी 0.0156, ये आपका जवाब यहाँ पर आएगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी जिसमें परसेंटेज आयनाइजेशन दिया गया हो, आपको इस तरह से बताना हो सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि केसी दिया गया है, कंसंट्रेशन बतानी है, बस फार्मूला यही है, वैल्यू यही है, बस जानना यही है आपको कि मोलैरिटी लेनी है, परसेंटेज है तो कैसे यूज करना है, ये हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। एक और देखिए, 2 moles of PCl5 heated in at 327 close 2 liter कंटेनर, और यहाँ पर कहा गया है कि PCl was found to be 40% dissociated into PCl3 and Cl2। गौर से देखिए न्यूमेरिकल को, आराम से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए बेशक से, और इसके न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझिए। इसमें कहा गया है कि PCl5 टूटता है PCl3 और Cl2 के अंदर। 2 moles of PCl5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 आपको गिवन है यहाँ पर 2 मोल्स, ये 2 मोल्स हैं, बट हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए। वॉल्यूम है हमारे पास 2 लीटर, तो हम यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 निकाल लेंगे, दैट इज 2/2, इट विल बी 1 मोलर, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी कहलाई जाएगी। इस तरह से हमने कंसंट्रेशन को यहाँ पर मेंशन कर लिया, ये आगे। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमसे कहा है, इनिशियल ये है 1 मोलर और ये है 0 फिर कहा कि जब इक्विलिब्रियम आया तो 40% डिसोसिएट हुआ। 40% कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 0.04, तो 1 से मिलता है 1 PCl3, 1 से मिलता है 1 PCl3, तो ये कितना मिला आपके पास? 0.04, और ये भी कितना मिला आपके पास? 0.04। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 40% क्या होगा? 100 में से है 40, तो 1 में से कितना होगा? दिस इज 40/100, सो इट विल बी 0.4, दिस विल बी 0.4, और यहाँ भी 0.4। तो मैं इस चीज को हटा के यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, दिस विल बी 0.4। तो इस तरह से हमने देखा कि 0.4, 0.4, 0.4, ये आपके पास बन गया। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc। अब पहले हम क्या निकालेंगे? Kc निकालेंगे, Kp निकालेंगे, क्योंकि मैंने कहा मोलैरिटी गिवन है, तो पहले क्या निकालेंगे? Kc, एंड Kc विल बी इक्वल टू PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5,
ये एक्सप्रेशन आ गया। सो वी कैन से PCl3 कितना 0.4 गिवन है, Cl2 0.4 गिवन है, PCl5 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 गिवन है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, Kc आपके पास 0.267, ये Kc की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर Kc आ गया तो Kp कोई मुश्किल काम नहीं है, Kc RT पावर डेल्टा Ng। R हम जानते ही हैं 0.0821, R की वैल्यू, Kc 0.267 आ गया, R की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर देखिए 327 है आपके पास, 327 को केल्विन में बदलेंगे तो आप समझ सकते हैं 600 हो जाएगा। और डेल्टा Ng प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ 2 मोल प्रोडक्ट हैं, 1 मोल रिएक्टेंट हैं। तो वी कैन से कि ये आपका टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर हमने 600 कहा तो उसको दोबारा से लिख देते हैं, दिस इज 600 और पावर 1, और इसको सॉल्व करने के बाद 13.15 एटमॉस्फेयर, ये हमारा यहाँ पर जवाब आएगा। तो इस तरह से ये हमें अपने क्वेश्चन को सीखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम के बेसिक क्वेश्चन में बेसिक एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखना है और उसी तरह से अप्लाई करना है। अब यहाँ एक और टाइप सीख लीजिए और वो है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कई क्वेश्चन आएंगे जहां आपको ये बताना होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी, K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Q मैंने पहले बताया था जिसे हम रिएक्शन क्वोशिएंट के नाम से भी जानते हैं, कंसंट्रेशन क्वोशिएंट के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्रेशन दोनों का सेम होता है। Q का एक्सप्रेशन भी क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट। एक्सप्रेशन दोनों का सेम होता है, बस Q होता है एट एनी टाइम, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो आपको न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जाएगा, आपको Q की वैल्यू निकालनी है और फिर कंपेयर करना है। अगर Q K के बराबर है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, अगर Q ज्यादा है तो बैकवर्ड जाएगी, कम है तो फॉरवर्ड। ये चीज आपसे मल्टीपल चॉइस में डायरेक्टली पूछी जाती है, तो आपको इस पॉइंट को यहाँ पर लर्न करने की जरूरत है। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले ही लिख देता हूँ, आपको Kc 2 into 10 raised to the power 15 दिया गया है। In a solution in which copper has displaced some silver from the solution, the concentration of copper ion mole per liter, यानी मोल पर लीटर है तो सीधी सी बात है Kc का एक्सप्रेशन, Kc क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है, पहले ही सॉलिड को हटा दो। जो भी सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड है, हटा दो। तो बचता क्या है, कॉपर प्लस 2 एक्वस रेज टू द पावर 1, क्योंकि कॉपर का कोफिशिएंट 1 है, और सिल्वर प्लस 1 एक्वस रेज टू द पावर 2, क्योंकि सिल्वर का कोफिशिएंट 2 है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, यानी कॉपर आयन कंसंट्रेशन दी गई थी 1.8 into 10 raised to the power -2 मोल पर लीटर कह लो या मोलर कह लो, और सिल्वर आयन कंसंट्रेशन थी 3 into 10 raised to the power -9। बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हमें यहाँ Q निकालना है, ये Kc नहीं Q, क्योंकि Kc तो हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ पर इसको Q शब्द से डेजिग्नेट करना है, ये कंसंट्रेशन क्वोशिएंट। इस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये ऐसी मिस्टेक आपसे कम से कम ना हो। तो 1.8 into 10 raised to the power -2 दी कॉपर की कंसंट्रेशन है, सिल्वर की 3 into 10 raised to the power -9 है। फर्दर सॉल्व करें, 1.8 डिवाइडेड बाय इतना, और ये है 10 raised to the power -2, और ये हो गया आपका 10 raised to the power कितना रहा, -9, क्योंकि पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब एक और 3 और एक और 10 raised to the power 9, ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का। तो इस तरह से ये बना। अब जरा इन कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। देखो ये पॉइंट हटा दिया आपने, एक 10 नीचे आ जाएगा, और ये 6 पे गया, ये 2 पे गया। सो वी कैन से 2 into 10 raised to the power -2, 10 raised to the power 9, 10 raised to the power 9, 10 raised to the power -1। अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि 10 ऊपर गया तो -1 हो गया, 9 और 9 18, 18 में से 3 गया 15, तो ये हो गया 2 into 10 raised to the power 15। नाउ कंपेयर करो,
Kc आपके पास था 2 × 10⁻15 जो हमने यहाँ लिखा। Qc आपके पास कितना आ गया 2 × 10⁻15। Kc और Qc बराबर हैं। अगर Kc और Qc बराबर हैं तो रिएक्शन रहेगी इक्विलिब्रियम के अंदर। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये सॉल्व हो गया। अब आपकी बारी है बच्चों, कम ऑन फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो, ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका जवाब भी बताता हूँ क्या होगा, लेकिन पहले करना आपको ही है। कोशिश करो मेरे से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कहा गया है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन बतानी है और आपको इसमें फर्दर क्या कहा गया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आपको गिवन है यहाँ पे 50.5, ये गिवन है। रिएक्शन है आपके पास। अब इस रिएक्शन के हिसाब से देखो, आपसे कहा इफ वी स्टार्ट्स विद इतने मोल्स ऑफ HI, इतने मोल्स ऑफ H2 और 3 × 10⁻² मोल ऑफ I2 इन ए 2 लीटर कंटेनर। तो यहाँ पर मैं क्यों ना पहले मोलैरिटी निकाल लेता हूँ। मोलैरिटी ऑफ HI क्या होगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 है। ऐसे ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या हो जाएगा 1 × 10⁻², इसके मोल गिवन है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। ऐसे ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 3 × 10⁻² डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमने नंबर ऑफ मोल से पहले मोलैरिटी निकाल ली, ये बता ही रखा है कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब एक्सप्रेशन लिख लेंगे। एक्सप्रेशन Q का लिखा जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में है HI⁻² डिवाइडेड बाय H2 डिवाइडेड बाय I2। बस अब आपने HI की कंसंट्रेशन ये रही सामने 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2, 2 बार है तो 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2, और फिर आपने इसको H2 से करना है। H2 है आपके पास 10⁻² डिवाइडेड बाय 2, I2 है आपके पास 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आपने Q की वैल्यू को सॉल्व करना है। Q यहाँ से सॉल्व करके 1.3 आएगा। नाउ Kc 50 है, Q हमारे पास 1.3 है। Q की वैल्यू कम है। अगर हमारे पास Q की वैल्यू K से कम होती है तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन का मीनिंग जान सकते हैं। अभी मल्टीपल चॉइस दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है पहले बेसिक कंसेप्ट को जान लेना, फिर मल्टीपल चॉइस तक आगे बढ़ना। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन आता है, नाउ प्रेडिक्ट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रेडिक्ट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे मैं आपको जो चीज याद करने की है वो बता देता हूँ। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें सीधी सी बात है, फॉरवर्ड रिएक्शन कब होती है, जब आप इंक्रीज इन रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं और प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। अगर आप किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट को हटा देते हैं या रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। और बैकवर्ड में कब जाती है, अगर आप प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा देते हैं, बाहर से डाल देते हैं और रिएक्टेंट को वहां से रिमूव कर देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ये ली चैटलियर में कहा गया था। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट याद होगा, लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करने से वो एक्सोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होता है, और हाई टेम्परेचर अगर आप लेंगे तो हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक। इस पॉइंट को याद करना है अच्छे से कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगी। और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, हाई प्रेशर शिफ्ट्स रिएक्शन towards less number of mole, shifts reaction towards less number of mole। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ रिएक्शन जाएगी, और अगर लो प्रेशर होगा तो वो हायर नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएगी। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिक पॉइंट में से जो चीज एक्सट्रैक्ट आउट करनी चाहिए वो ये है। अब इस बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे बनेंगे देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैक्सिमम यील्ड चाहिए तो आप हमेशा कह सकते हो कि भाई हर रिएक्शन में रिएक्टेंट बढ़ा दो या प्रोडक्ट रिमूव कर दो, ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगी, हमेशा फॉरवर्ड होगी। तो मेन आपको किसका इफेक्ट बताना है, मेन आपको टेम्परेचर और प्रेशर। आपको ये बताना है कि टेम्परेचर कम करें या ज्यादा करें।
करें। आप देखिए टेम्परेचर, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होगी, जब टेम्परेचर लो होगा। सो वी कैन से बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अब प्रेशर का क्या करें, देखो ध्यान से, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय द लो टेम्परेचर, तो हमने कहा कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया। अब प्रेशर क्या कहता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 मोल 3 मोल टोटल है 4 मोल और प्रोडक्ट में है 2 मोल, यानी अगर हमें यील्ड बढ़ानी है तो हमें फॉरवर्ड जाना है, लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना है, लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ। और हम समझ सकते हैं हाई प्रेशर शिफ्ट्स द रिएक्शन टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, तो वी कैन से यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, प्रेशर को यहाँ पे बढ़ाना होगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ ध्यान दे सकते हो। इस नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर आपको गिवन है, अब इस रिएक्शन में हम एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको एनर्जी चेंज दिया गया है वो प्रोडक्ट के साथ प्लस में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्रोडक्ट बनता है तो इतनी एनर्जी भी बाहर निकलती है, और अगर हम इसको डेल्टा एच की टर्म में लिखेंगे तो ये -104.5 किलो जूल लिखा जाएगा। ये एक पॉइंट है जहां पर आपको उलझाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर जो एनर्जी चेंज है वो प्लस ऑफ द प्रोडक्ट दिया गया है, डेल्टा एच की टर्म में नहीं है। तो आपको समझना होगा कि ये प्रोडक्ट जब बना तो इतनी एनर्जी बाहर निकली, तो इस तरह से डेल्टा एच आपका हो जाएगा। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा देख लीजिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, तो हमें कहना होगा बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर हम यील्ड बढ़ा सकते हैं। प्रेशर के बारे में देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मोल, हाफ मोल, यहाँ 1, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना है तो हाई प्रेशर यानी इंक्रीज इन प्रेशर हमें कहना होगा। ऐसे ही तीसरी रिएक्शन के अंदर देखना है हमें, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, तो हम कहेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, बाय इंक्रीजिंग, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। और प्रेशर में देखो यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो हम कहेंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ प्रेशर का कोई भी इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। और अब बारी है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। कोशिश करना है आपने इन सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेना है। फॉर द रिएक्शन इफ वी राइट Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर x, देन x बिकम, यानी आपको यहाँ पर ये बताना है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng की वैल्यू बतानी है। और डेल्टा Ng आप समझ ही सकते हो, यहाँ ये गैसियस 1 है और ये 1 1.5, सो वी कैन से 1 माइनस 1.5 दैट इज 0.5, और वी कैन से 1/2। तो ऑप्शन नंबर अब आपको देख लेना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है तो ये -1/2 ये आपके पास रहेगा। तो इसको थोड़ा ठीक ढंग से -1/2 इस तरह से मेंशन कर लो। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर गिवन है। आगे है 3 moles of PCl5, 3 moles of PCl3, 2 moles of Cl2 are taken in a closed vessel. At equilibrium, vessel has 1.5 mole of PCl5. The number of PCl3 present in it. Now, अगर वेसल का वॉल्यूम नहीं दिया गया तो उसको आप यहाँ पे 1 मोल मान सकते हैं, 1 लीटर मान सकते हैं। ये PCl3 है और ये आपके पास Cl2। आपसे कहा गया कि इनिशियली 3 मोल इसके हैं, 3 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं, और जब इक्विलिब्रियम आया तो 1.5 मोल ऑफ PCl5, द वेसल हैज 1.5, यानी ये बचा है हमारे पास 1.5। तो रिएक्ट कितना हुआ, ये 1.5 रिएक्ट हुआ, और जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल बनता है, तो यहाँ पर भी 1.5 मोल इसका इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी 1.5 मोल इसका इंक्रीज होगा। फिर कहा द नंबर ऑफ PCl3, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 प्रेजेंट इन इट। इनिशियली PCl3 3 था और ये 1.5 मोल रिएक्ट कर गया, तो ये कितना हो गया आपके पास 4.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनता है। दोबारा से इस क्वेश्चन को आप सीख लो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस मामले में थोड़ा सा परेशानी महसूस करें कि आखिर ये क्या हो गया। मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख के बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। आपको ऐसा कहा कि भाई PCl5 है, PCl3 है और Cl2 है। इनिशियली यहाँ पे थे इसके 3 मोल और इसके भी 3 मोल, इसके 2 मोल। फिर इसमें से कुछ रिएक्ट हुआ और रिएक्ट होने के बाद ये बचा है
1.5 मोल। कहा PCl5 बचा, इसकी फाइनल कंसंट्रेशन लेफ्ट 1.5 मोल। अब 1.5 मोल बचा है तो इसका मतलब इसमें से कितना रिएक्ट हुआ होगा, 1.5 मोल रिएक्ट हुआ होगा। अगर ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल बनता है, अगर ये 1.5 बचा तो 1.5 मोल इसका बना, 1.5 मोल इसका बना। तो PCl3 की टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 4.5, इसकी कितनी होगी, 3.5। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जवाब आ गया। इस तरह से ये बात बनी। अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो और देखो क्या जवाब आ सकता है। फॉर द रिएक्शन गिवन है, इनके लिए K1, K2, K3 ये हमने आपको पहले भी बताया था। अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं और उसके बाद हम उसको रिवर्स करते हैं तो इसकी वैल्यू इनवर्स हो जाती है। अगर हम रिएक्शन को 2 से डिवाइड करते हैं तो अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाती है। अब ये 3 रिएक्शन का कांस्टेंट गिवन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब आपको कुछ रिलेशंस के बारे में यहाँ पर बताना है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें, समझें और इनके बारे में एक बार अंदाजा लगाएं कि आखिर यहाँ पर हमसे किसके बारे में कहा गया है। CO plus H2O gives you CO2 and H2, then CH4 plus H2O gives you CO and thrice O2, और फिर इन दोनों रिएक्शन को यहाँ पर ऐड किया गया और इस तरह से इस इक्वेशन को यहाँ पे बनाया गया। ये CO यहाँ से कैंसल आउट हो गया, H2O ये हो गया, यानी ये थर्ड रिएक्शन पहली 2 रिएक्शन का सम है। अब हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जब 2 रिएक्शन को ऐड किया जाता है तो यहाँ वैल्यू प्रोडक्ट हो जाती है, यहाँ वैल्यू प्रोडक्ट यानी फाइनल होगा इनका प्रोडक्ट K1 इंटू K2, ये इनका प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। इस बात को ध्यान रख लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, जैसे एक बार A से बना B, B से बना C और आपसे पूछा गया कि भाई A और C के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, लेट इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है। तो हमने माना कि ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हुई, पहले A से B बना फिर B से C बना, हमने ऐड कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब इसका फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनका प्रोडक्ट होगा K1 इंटू K2, ये हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। अब अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दो जरा, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। आपसे कहा गया 1.6 मोल ऑफ PCl5 प्लेस्ड इन 4 डेसीमीटर क्यूब कह लो, लीटर कह लो, बात एक ही है। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 500 इट डिकम्पोजेज एट इक्विलिब्रियम 1.25 मोल ऑफ PCl5 रिमेन्स, व्हाट इज द Kc वैल्यू फॉर डिकम्पोजिशन। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको एक बताया था, PCl5 और इतना इनिशियल कहा ये 1.6 मोल है और ये हैं आपके 0,0। फिर कहा कि जब रिएक्शन होगी तो ये 1.25 मोल ऑफ PCl5 बचा, इक्विलिब्रियम पे ये बचा कितना 1.2। अब 1.2 ये बचा है तो इसमें से रिएक्ट कितना हुआ होगा 0.4 रिएक्ट हुआ होगा। 1 से मिलता है 1 तो 0.4 से कितना मिलेगा 0.4, 1 से मिलता है 1 Cl2 तो ये भी कितना मिलेगा 0.4। तो इस तरह से हम कहेंगे 1.2 मोल इसका है, 4 मोल इसका है। ये है आपके पास नंबर ऑफ मोल। लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें मोलर कंसंट्रेशन मिलनी चाहिए। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है ढूंढो जरा यहाँ पर 4 लीटर, ये हो गया। ऐसे ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितनी हो जाएगी, दिस इज 0.4/4। ऐसे ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 आपके पास हो जाएगी 0.4/4। बस K is equal to concentration of product upon concentration of reactant, और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि सभी वैल्यू आ ही चुकी हैं, आपका जवाब सी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब जरा इन क्वेश्चन को जल्दी कीजिए, मेरे से पहले ही सॉल्व कर दीजिए फटाफट। The reaction that is not influenced by volume or pressure change at constant temperature, प्रेशर का इफेक्ट वहां नहीं होता जहां पर हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं। तो आपको बताना है कि कहां पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल चेक कर लो। ए में 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल सेम है, बी में नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट बनता है। फिर कहा फॉर द रिएक्शन के की वैल्यू गिवन है, इफ इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 मोल
मोल देन एट इक्विलिब्रियम। आपको ये यहाँ पर कहा गया है कि इफ द इनिशियल मोल ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व करेंगे आप ही। ये आपके पास है K दिया गया है आपको, यानी K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट HI रेज टू द पावर 2 H2 और I2, ये हम जानते हैं। इनिशियल मोल है 1 आपका, और ये कितना 0। ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 1, यानी ये भी आपका 1 है, रिएक्टेंट भी 1 है और प्रोडक्ट भी आपका 1 है। फिर कहा एट इक्विलिब्रियम, इसमें कंसंट्रेशन का रेशियो क्या रहेगा? देखो सीधी सी बात है, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है H2 अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो I2 भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनका इनिशियल भी 1 था, तो जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो फाइनल भी इनका 1 ही बचेगा। लेकिन HI को देखो, अगर ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 2 मोल बनता है, यानी HI का अमाउंट बढ़ जाएगा, HI का अमाउंट डबल हो जाएगा, ये काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर यही बोलने वाले हैं कि HI का अमाउंट ज्यादा होगा और H2 और I2 का अमाउंट आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ध्यान से रिएक्शन लिखो भाई, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका था, फिर H2 का अगर 1 मोल है तो सपोज X रिएक्ट कर गया, तो जितना H2 का रिएक्ट करेगा उतना I2 का रिएक्ट करेगा, तो दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। और फिर HI, क्योंकि 1 मोल रिएक्ट से 2 मोल बनता है, तो अगर ये X रिएक्ट किया तो वो कितना बना, 2X बना, यानी HI का अमाउंट ज्यादा होगा और H2 और I2 का अमाउंट सेम होगा। इसी तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। उसके बाद व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिकम्पोज इनटू इट्स एटम which condition give maximum yield of hydrogen, तो H2 आपके पास है, it gives you twice H। बस अब यहाँ पर वही ली चैटलियर प्रिंसिपल को अंदाजा लगा लो। अब हम ये अच्छे से जानते हैं H2 को अगर यहाँ तोड़ना है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। सो वी कैन से हाई टेम्परेचर और लेस नंबर ऑफ मोल से मोर नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना है, लो प्रेशर, तो आप समझ सकते हो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। अब ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आपके होमवर्क के लिए हैं, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। 8th का ऑप्शन डी होगा और 9th का ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज बी होगा। ये भी बिल्कुल ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे रहेगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 हमने यहाँ पर कर लिया। जितने क्वेश्चन, जितने न्यूमेरिकल करवाए, ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी था। अब पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।